न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं कट टू कट। आज आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज सबसे पहले बात दिल्ली पर मंडराते उस खतरे की जिसके बारे में सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के आसपास का 100 वर्ग किलोमीटर इलाके पर जमीन में धंसने का खतरा मंडरा रहा है। कुछ इलाके में तो यह खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां जमीन के धंसने का असर मकानों की दरारों में साफ साफ तौर पर दिखाई देता है। सबसे पहले देखिए धंसती दिल्ली पर ग्राउंड जीरो से की गई यह खास रिपोर्ट। जो जमीन है वो अब धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट की माने तो ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा इलाका जो है एक बड़े खतरे के बीच में है। करीब 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया पे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंडरा रहा है खतरा। दिल्ली एनसीआर की करीब 1 दर्जन कॉलोनियों पर मंडरा रहा है खतरा। दिल्ली के करीब 100 वर्ग किलोमीटर इलाके पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। खतरा धरती फटने का, खतरा सब कुछ जमीन में धंसने का। यकीनन दिल्ली का ये नया दर्द जितना गंभीर है उतना ही हैरान परेशान करने वाला भी है। सैटेलाइट डाटा से जो डिटेल सामने आ रही है उसके आधार पर करीब दिल्ली में 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो धंस सकता है और 17 सेंटीमीटर हर साल धंसता जा रहा है। कापा सेड़ा की बात करें और आसपास के इलाके की बात करें, करीब 12.5 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा का पूरा इलाका है जहां पर खतरे की घंटी है, क्योंकि हर साल अगर 17 सेंटीमीटर ज़मीन धंसेगी तो उसका यहाँ के आसपास के जो लोग रहते हैं, जो आबादी है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस नए दर्द दिल्ली के पीछे की वजह क्या है और उसकी दवा क्या है, इसे तफसील से जानने से पहले पूरी समस्या को गौर से समझ लीजिए। दिल्ली के धीरे धीरे धंसने का बड़ा खुलासा भारत, अमेरिका और जर्मनी तीनों देशों के शोध के बाद हुआ है। आईआईटी बॉम्बे, जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ जियोसाइंस और अमेरिका की कैम्ब्रिज और सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी ने जॉइंट स्टडी में पता लगाया है कि दिल्ली एनसीआर का करीब 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके में जमीन धंसने का काफी बड़ा खतरा है। रिसर्च ने सैटेलाइट डेटा के उपयोग से ये आंकड़ा जुटाया है। जॉइंट स्टडी के मुताबिक इनमें 12.5 वर्ग किलोमीटर का इलाका दिल्ली के कापड़ सेड़ा से है, जो आईजीआई एयरपोर्ट से महज 800 मीटर के फासले पर है। और एयरपोर्ट के पास जिस तेजी से जमीन धंसने का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे जल्द ही एयरपोर्ट के भी धंसने का खतरा बढ़ सकता है। ये डर कितना बड़ा है उसे रिपोर्ट के इस आंकड़े से समझिए। दिल्ली में 2014 से 2016 के बीच हर साल 11 सेंटीमीटर की दर से जमीन धंस रही थी, जो अगले 2 साल में करीब 50% बढ़कर 17 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हो गई। रिपोर्ट की माने तो खतरे वाले इलाकों में एयरपोर्ट के पास कापड़ सेड़ा इलाके की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इसके अलावा एयरपोर्ट से 500 मीटर की दूरी पर महिपालपुर इलाके में भी जमीन के रेट ऑफ स्लिपिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ 2018 से 2019 में 500 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से जमीन स्लिप हुई। कहीं 17 सेंटीमीटर पर ईयर घट रहा है लेवल, तो वो बहुत तेज माना जाता है और ये तेजी को घटाने के लिए हमें कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब जल्दी से दिल्ली एनसीआर की उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा जगहों के बारे में भी जान लीजिए जहां जमीन धंसती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में बिजवासन, समलखा, कापड़सेड़ा, सादनगर, बिंदापुर और महावीर एनक्लेव, गुरुग्राम के सेक्टर 22A और ब्लॉक सी के अलावा भी फरीदाबाद में संजय गांधी मेमोरियल नगर का पॉकेट A, पॉकेट B और पॉकेट C, ये वो इलाके हैं जहां जमीन धंसने का सबसे ज्यादा खतरा है और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली के महिपालपुर में तो ऐसे मकान भी हैं जहां पिछले 6 महीनों से लोगों के मकानों में दरार आने लगी है। इस तरह की दरारें जो हैं आपको
तमाम घरों में देखने को मिलेंगी और ये ऐसे मकान पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जो छोटे मकान है या फिर कमज़ोर मकान है, पहले उन पर प्रभाव इसका पड़ेगा। तो कापासेड़ा हो या फिर महिपालपुर हो, ऐसे तमाम जगहों पर खतरा जो है वो कहीं ना कहीं मंडरा रहा है और उसको देखते हुए अथॉरिटीज़ को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। खासतौर पे ऐसे इलाकों में पानी की व्यवस्था करानी होगी ताकि ग्राउंड वाटर जो है उसको ना निकाला जाए और ग्राउंड वाटर को मेंटेन किया जाए ताकि जमीन खिसकना बंद हो जाए। अब सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर की जमीन धंस क्यों रही है और इसका जवाब हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में देंगे। दिल्ली से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली के इस नए दर्द को आपने देखा, समझा, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली में ग्राउंड वाटर काफी नीचे जा चुका है, जिसके कारण जमीन धंस रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां मकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है, उनमें से अधिकतर लोग इस खतरे से अनजान हैं। जो भी पानी की जो सप्लाई हो रही है वो पूरा प्योर गंदा पानी आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट से 800 मीटर दूर कापड़सेड़ा और एयरपोर्ट से ही 500 मीटर दूर महिपालपुर। ये वो दो हॉटस्पॉट हैं जहां जमीन धंसने का दायरा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के इस गुप्त संकट के पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, भूजल का बेतरतीब दोहन। जी हाँ, भूजल कम होने यानी ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चले जाने के कारण ये बड़ा संकट खड़ा हुआ है। दिल्ली और इसके आसपास के 100 वर्ग किलोमीटर इलाके में बेतहाशा ग्राउंड वाटर निकालने की वजह से जमीन धंस रही है। ये उन जगहों पे होता है इसलिए कि लोग नीचे से पानी निकालना शुरू कर देते हैं। अगर पानी की कमी पड़नी शुरू होती है तो उसके बाद सब सॉइल वाटर निकालना शुरू कर देते हैं। तो जो लेयर है हमारी धरती के ऊपर, एक पतली सी ऊपर लेयर है जहां हम जिंदा रहते हैं, वो नीचे जाना शुरू कर देती है क्योंकि उसमें ऊपर बिल्कुल मिट्टी है, उसके नीचे जाकर के कुछ रॉकी एरिया है और एक्वाफायर, उसमें पानी की लेयर है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कापड़सेड़ा में हर साल 17 सेंटीमीटर जमीन धंस रही है क्योंकि यहाँ वाटर लेवल 650 से 800 फीट लेवल पर पहुँच चुका है। कापड़सेड़ा में रहने वाले लोग 100% इसी ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। पूरे कापड़सेड़ा में 40 से 45 बड़े समरसेबल पंप लगे हुए हैं जिनसे हर दिन करीब 8 से 12 घंटे तक पानी खींचा जाता है। हाँ, यहाँ पे 100% पानी जो है वो ग्राउंड लेवल का ही यूज किया जा रहा है। पानी बाहर से तो आया नहीं हुआ है। कापड़सेड़ा गांव के जो बोरवेल है इनसे ही पानी ले रहे हैं। तो इसी वजह से पानी नीचे जा रहा है दिन पे दिन। अभी हमारे यहाँ 550 से 600 फुट के हिसाब से पानी नीचे है। ग्राउंड लेवल हर साल नीचे जा रहा है, इसका कोई सलूशन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इस इलाके में जो पंप लगाए गए हैं वो सरकारी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पीने का साफ पानी कम ही मैसर हो पाता है। जब इस इलाके में हमारी टीम ने दौरा किया तो लोगों ने कैमरे के सामने पानी की शिकायतों का पिटारा खोल दिया। पानी हमें नहीं, पानी मिल पा रहा है लेकिन गंदा पानी मिल पा रहा है। दिखाइए कैसे गंदा पानी। अभी देखते हैं कि जो सप्लाई है, ये पानी जो है आप देख सकते हैं, ये सप्लाई का पानी है दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड का पानी जो है वो सप्लाई का बताया जा रहा है और ये पानी जो है पूरी तरीके से गंदा है, साफ तौर पे देख सकते हैं। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट ले रखा है 24 वाटर सप्लाई का और पाइपलाइन दब चुकी है समाल का, कापासेड़ा, राजौकरी और बिजवासन के अंदर, तो पानी की सप्लाई क्यों नहीं दी जा रही? अभी लोग यहाँ गंदे पानी की समस्या का रोना रो रहे हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के सामने इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा खड़ा है। खैर, दिल्ली के इस नए दर्द को समझने के लिए पानी की सप्लाई का समीकरण भी समझना जरूरी है। दरअसल मौसम चाहे कोई भी हो, दिल्ली वालों को पानी की कमी से हमेशा जूझना पड़ता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। एक आंकड़ा देखिए, 1236 MGD पानी की जरूरत दिल्ली को हर दिन होती है, जबकि दिल्ली में प्रतिदिन 300 MGD कम पानी की सप्लाई हो पाती है। जाहिर है पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन होता है। ये जो प्रोसेस है ये ख़तरनाक है। ये प्रोसेस ना सिर्फ घरों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए ख़तरनाक है, बल्कि वाटर लॉगिंग शुरू हो जाती है। जब कोई एक एरिया बड़ी फैला हुआ एरिया है, उसमें एक एरिया ऐसा बन जाता है जो नीचे धंस जाए, तो बाकी जगहों का पानी
आके वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है, तो रहना मुश्किल हो जाता है। मास्टर प्लान 2041 के मसौदे के अनुसार दिल्ली में पानी की ये मांग 2031 तक 1746 MGD तक बढ़ने की संभावना है, यानी कि आने वाले दिनों में समस्या और बढ़नी तय है। अभी दिल्ली जल बोर्ड प्रतिदिन अपने तमाम स्रोत से करीब 936 MGD पानी की आपूर्ति करता है, लेकिन ये नाकाफी होता है। यही कारण है कि भूजल के दोहन से दिल्ली में हर साल 0.20 मीटर भूजल स्तर गिर रहा है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में तो भूजल स्तर 80 मीटर तक नीचे गिर चुका है। कई इलाकों में 3 से 4 मीटर प्रतिवर्ष भूजल स्तर में कमी आ रही है और भूजल का लेवल कम होने से जमीन खिसकने का डर बढ़ता जा रहा है। मकान टूटेंगे, मकानों की दीवारें टूटेंगी, क्योंकि ये इवन नहीं होता, एक सार नहीं होता। कहीं अगर हम एक मकान को देखें तो उस एक मकान की ज़मीन में बिल्कुल एक सार नीचे नहीं धंसेगा, धीरे धीरे धंस रहा है, पता भी नहीं लग रहा लोगों को, पर घरों के अंदर क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, सड़कों में क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। समस्या आपने समझ ली, सवाल ये है कि समस्या क्यों है, दिल्ली में पानी कम क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि आबादी के अनुपात में सुविधाएं नहीं बढ़ी। दिल्ली की आबादी पिछले एक दशक में 21.2% बढ़ी, मगर जीने के लिए सबसे जरूरी पानी की आपूर्ति अभी भी 93% घरों में ही हो पा रही है। करीब 7% घरों में अभी भी पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति नहीं होने से इतनी आबादी बोतल बंद पानी या टैंकरों पर निर्भर है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक हो चुकी है। औसतन दिल्ली में प्रति व्यक्ति करीब 270 लीटर पानी की रोजाना आपूर्ति की जा रही है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो इसमें औसत 30 लीटर की कमी के बाद ये 240 लीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंचता है और रोजाना प्रति व्यक्ति आपूर्ति में 30 लीटर कम पानी से गुजारा करना पड़ता है। दिल्ली से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज नेशन। खबर का टुकट में अब रुख करते हैं सियासी खबरों का और राजनीति के गलियारों से आज की सबसे बड़ी खबर है पूर्वांचल में योगी बनाम अखिलेश की जंग। गोरखपुर से योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब ये करीब करीब तय हो चुका है कि आजमगढ़ से अखिलेश चुनावी ताल ठोक सकते हैं, यानी पूर्वांचल में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ और आजमगढ़ से अखिलेश। यूपी की सियासत किस करवट बैठ रही है? पूर्वांचल की लड़ाई कितनी कांटे की रहने वाली है, उसे यूपी की मौजूदा तस्वीर से समझा जा सकता है। एक तरफ योगी अपने घर गोरखपुर से हुंकार भर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश ने अपने किले आजमगढ़ से चुनाव में उतरने का इशारा करके पूर्वांचल में बीजेपी को चुनौती देने की मंशा जाहिर कर दी है। आजमगढ़ ने चुना है मुझे, आजमगढ़ की जनता से और उनसे अपील करके, उनसे बता करके तभी आगे चुनाव लड़ूंगा और पार्टी जहां तय कर देगी वहां चुनाव लड़ूंगा। पूर्वांचल को यूपी की सत्ता का गेटवे कहते हैं, इसीलिए बीजेपी ने बहुत मंथन करके योगी को गोरखपुर से उतारा है ताकि गोरखपुर के जरिए पूर्वांचल को साधा जा सके। मगर जैसे कि अटकलें लगाई जा रही है, अगर अखिलेश आजमगढ़ की गोपालपुर से ताल ठोकते हैं तो पूर्वांचल में योगी बनाम अखिलेश का महामुकाबला तय है। हालांकि अखिलेश ने इस पर खुलकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जैसे योगी गोरखपुर से सांसद रहे हैं और उनका आसपास के इलाकों पर असर माना जाता है, ठीक वैसे ही अखिलेश आजमगढ़ से सांसद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के नेता और भोजपुरी गायक अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ को हराया था। वैसे भी आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यानी अखिलेश के लिए बिल्कुल सेफ सीट है। वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है, और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं। जहां तक गोपालपुर सीट की बात है तो इस सीट पर हमेशा एसपी का बीएसपी से मुकाबला रहा है। टीम न्यूज नेशन। और अब चलिए एमपी का रुख करते हैं। एमपी का एक गांव कैराना बनने की कगार पर खड़ा है। यहां के स्थानीय हिंदुओं ने अपने घरों पर बिकाऊ है लिखकर एमपी के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। सवाल यही है कि आखिर इलाके के हिंदुओं ने क्यों पलायन की बात कही है और शासन प्रशासन कैसे इस घटना को लेकर एक्शन में है, इस रिपोर्ट में देखिए। मकान बिकाऊ, घर बिकाऊ, हर एक ईंट बिकाऊ। घर की दरों दीवारों पर यह संदेश लिखा गया, पलायन के दर्द की मुनादी की जा रही।
तस्वीरें रतलाम के एक गांव की जो यूपी के कैराना की राह पर है। हिंदू समुदाय के लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। आपसी भाईचारे को जैसे नजर लग गई। सुराना यही नाम है रतलाम के उस गांव का जहां के आतंकित हिंदुओं ने गांव छोड़ने की चेतावनी दी। दरअसल सुराना गांव मुस्लिम बहुल है। गांव वालों की माने तो बीते 1-2 सालों से यहां के स्थानीय कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं ने दूसरे समुदाय के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मारपीट और गाली गलौज रोज का वाकया हो चला है। हम सब मुस्लिम लोगों से गांव में आबादी उनकी ज़्यादा है और आए दिन झगड़े पे उतारू रहते हैं। 16 तारीख के दिन मुकेश को मारने के लिए घर आए और उसके बाद में हम रिपोर्ट करने गए, गाली गलौज करी उन्होंने। रिपोर्ट करने गए थाने में तो दोनों पार्टियों पे 151 करी। गांव में रहने वाले हिंदू समुदाय का कहना है कि ज्यादा अत्याचार और जोर जबरदस्ती की शिकायत लेकर जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो उल्टे पुलिस रासुका लगाने और मकान गिराने की धमकी देती। यही कारण है कि लोग खुद अपने मकान बेचकर अब इस इलाके को छोड़ना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर गांव के लोगों ने इलाके के डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। गांव वालों ने प्रशासन को 3 दिन के भीतर कहीं और जमीन दिए जाने की मांग की ताकि वो शांति से रह सके। बस कार्रवाई के 3 दिन में हम सुराना गांव पलायन कर रहे हैं। पूरा गांव हम हिंदू समाज छोड़ रहे हैं। वहाँ पे हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा था, हम क्या करेंगे वहाँ पे रह के? हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हम खतरे में थोड़ी डालेंगे। उनका शिक्षा संस्कार थोड़ी बिगाड़ेंगे हम लोग मजदूर करने वाले, खेती करने वाले हम। गांव से हिंदुओं के पलायन का ये मामला पहले प्रशासन और अब सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद इलाके के कलेक्टर ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है। साथ ही एक जांच दल बनाकर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कराने की बात भी कही जा रही है। छोटे मोटे विवाद अगर कहीं होते हैं तो उनको बैठ के सुलझाया जाता है और हम लोग कोशिश करेंगे। आपकी समस्या गांव की क्या है, हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी एक दल बनाकर गांव में जाएंगे। होगा तो हम खुद भी जाएंगे और वहाँ ग्रामीणों से बैठ के बात करेंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि विस्थापन वाली बात हो। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए गांव से हिंदुओं के पलायन का ये मुद्दा अब सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां इस मामले में जल्द ठोस फैसला लेने की बात कही है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं के पलायन को नफरत की राजनीति का नतीजा बताया। हमारी चिंता का विषय, हमारी गारंटी का विषय है और निश्चिंत रहे वो लोग। मैं उनको बता रहा हूँ और मैं पूरी व्यवस्था आज एसपी से बात करके वहाँ करूँगा। ये अगर जाति करता है, जबरदस्ती करता है, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी के बीच बड़ा सवाल यही है कि यूपी के कैराना की तर्ज पर रतलाम से पलायन का मुद्दा आने वाले दिनों में सियासी जंग का अखाड़ा तो नहीं बन जाएगा। राजेश पुरोहित के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात यूपी के बलिया से आई 2 तस्वीरों की करते हैं। दोनों ही तस्वीरों में कोरोना को लेकर खौफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने भी हार नहीं मानी और दोनों को कोरोना का टीका लगाकर ही दम लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। दौड़ूंगा, पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, नदी में नाव चलाऊंगा, सब करूंगा, मगर वैक्सीन नहीं लूंगा। टीका न लगवाने के लिए तरह तरह की जिद और जतन देखकर शायद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। हैरान करने वाली तस्वीरें यूपी के बलिया की, जहां टीकाकरण के लिए नाविक और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। आपको लेना ही पड़ेगा टीका लेना है भाई, आप लोग को भी टीका लगवाना। हम बाद में लेंगे, हम बाद में लेंगे। आपको टीका लेना ही पड़ेगा। बाद में लेना तभी ले लो, बाद में नहीं लेंगे, फ्री मिलेगा। अभी आपको नहीं लेंगे। अब तक आपने इन महाशय की नूरा कुश्ती देखी, अब इनके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल सरयू नदी में नाव चलाने वाला ये नाविक रोजाना दर्जनों लोगों को नदी के पार पहुंचाता है, लेकिन हैरानी की बात ये कि अभी तक इन्होंने टीका नहीं लगवाया। लोगों ने जब नाविक की शिकायत की तो स्वास्थ्य कर्मियों की टीम खुद सरयू नदी किनारे इन्हें टीका लगाने पहुंच गई, लेकिन टीका लगवाने की जगह इन्होंने नदी किनारे तांडव शुरू कर दिया। आपको टीका लेना ही पड़ेगा। बाद में लेना तभी ले लो, बाद में नहीं लेंगे, फ्री मिलेगा। अभी आपको नहीं लेंगे। दूसरी तस्वीर बलिया के हरिया कला गांव की है, जहां टीका लगवाने के डर से अंडा बेचने वाला दुकानदार पेड़ पर चढ़ गया।
आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। आइए क्यों चढ़ गए ऊपर? आप लगवाएंगे तब लगवाएंगे भाई। हम लगवाएंगे, अभी लगवाएंगे। आइए लगाओ जी, इनको इंजेक्शन लगाओ। वही लगाओ चढ़ा के लगाओ। उतारो उतारो उतारो, नीचे उतरो, यही खड़े हो। खोलिए इसको। काफी मान मनोबल के बाद अंडे बेचने वाला पेड़ से नीचे उतरा, तब जाकर स्वास्थ्य कर्मियों की जान में जान आई। वहाँ पर जो पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो टीका के लिए पूरी तरीके से पहले तैयार नहीं था, इसलिए वो भाग पेड़ पर चढ़ा हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने उतार के उसको पेड़ से उतारा, आनाकानी करने के बाद उतरा और उसने टीका लेने के लिए टीका उसको वहीं लगा दिया गया। और उसने कहा कि सभी टीका ले लेंगे, चूँकि लाइन भी लगी हुई थी तो उसने कहा कि मैं भी टीका ले लूँगा, और हमारी टीम ने उसको टीका लगा दिया। 16 जनवरी को देश में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो गया और अब तक 157 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी है। लक्ष्य देश की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना है। जाहिर है इसके लिए सभी को आगे आना होगा और कोरोना का टीका लगवाना होगा, ताकि 2020 की इस महामारी को 2022 में खत्म किया जा सके। बलिया से आदित्य कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।